क्रिकेट का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है इनसे अच्छा कौन जान सकता है। इन्हें विरासत में मिला है इनके स्वर्गीय पिता वीरेंद्र कत्याल जी, जो कि वर्षों वर्ष तक गोस्वामी गणेश दत्त मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़े रहे और इस वर्ष वो 50वां संस्करण था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस टूर्नामेंट ने कैसा सफर तय किया है। और उसी टूर्नामेंट से विकास कत्याल भी जुड़े रहे, जो कि वर्तमान समय में डीडीसीए के डायरेक्टर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्ट इंडीज दौरे के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर रहे हैं और लगातार टीम मैनेजर रहे हैं और लगातार क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं। अपने समय के जाने माने क्रिकेटर रहे हैं। एक सपना था भारतीय टीम तक पहुंचने का, लेकिन ठीक है किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, लेकिन लगातार क्रिकेट से जुड़े रहे। उसी का परिणाम है कि वर्तमान समय में डीडीसी के डायरेक्टर हैं। बहुत कुछ किया आपने, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले वेस्ट इंडीज के उस दौरे से जहां आप टीम के मैनेजर थे। क्या अनुभव रहा, क्या महसूस किया? देखिए, वो जो मेरा एक वेस्ट इंडीज टूर था, जो मैंने वहाँ पे 3 वनडे की सीरीज थी जिसमें शिखर धवन कप्तान थे और फिर 5 T20 थे और उसमें रोहित भाई कप्तान थे। वो चीज़ थी जो मैंने ज़िंदगी भर कोशिश करी कमाने की और जो मुझे भगवान ने, वो मैं बहुत ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास गॉड की और मेरे पेरेंट्स की, सबकी। और मैंने अपनी मदर को खोया था मई 2022 में और जुलाई में मेरे को बीसीसीआई ने इन्फॉर्म करा था कि नाउ यू हैव बीन अपॉइंटेड एज टीम मैनेजर फॉर द वेस्ट इंडीज एंड यूएस टूर। तो वो तो मेरे को मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स कहूँगा और भगवान ने, जो वो आदमी सोचता है और बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं जो उनकी सोच होती है। और मेरी वही थी एक कि मेरे को वहाँ पे टच करना था, वो मैं टच करके आया और वो बाय गॉड ग्रेस हर किसी को नहीं मिलता है। दूसरा, गोस्वामी गणेश दत्त टूर्नामेंट जो है वो मेरी पहचान है क्रिकेट में। मैं वहीं पला बड़ा, वहीं से वो टूर्नामेंट तब स्टार्ट हुआ जब आज आप देखते हो कि बहुत किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पॉन्सर्स कहो, पैसे कहो, कुछ भी। बट वो टूर्नामेंट हम जब करते थे तो वो टूर्नामेंट के लिए हमें अपने जो हमारे रिसोर्स, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे और हमें अपने जो हमारे जिनसे जान पहचान थी या जो हमारे थोड़े से अच्छी पोस्ट पे, उनसे हम, बैंक में थे मेरे डैड, वो बैंक में जो भी कोई कुछ बोले उनसे हम कोशिश करके थोड़ा थोड़ा स्पॉन्सरशिप लेते थे। कोई 2100 देता था, कोई 1100 देता था, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। बजट भी कोई इतना खास नहीं होता हमारे टूर्नामेंट का, लेकिन हम कोशिश करते हैं। हमने शुरू राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया, मेरे दादा भी इन्वॉल्व थे, पहले वो प्रेसिडेंट थे, कि आपको प्लेयर्स को बेस्ट फैसिलिटीज जो होती हैं, अच्छा पानी, उनके क्योंकि हम समर में कराते हैं हॉट वेदर, अच्छा अपना डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ग्लूकोज और नींबू जो भी प्लेयर्स वगैरह लेते हैं उसके लिए सब फैसिलिटीज़। और आज हमने उस टूर्नामेंट को, आज 50th हमने एडिशन करी, जो मेरे डैड को डेडिकेटेड था। मैंने अभी फ्यू मंथ्स बैक मैंने अपने डैड को भी खोया, तो उन्हीं को डेडिकेटेड था मई में। तो वो भी टूर्नामेंट मैंने T20 फॉर्मेट में करवाया और सबने उसको रादर कहा भी कि मिनी DPL, सारे यही प्लेयर्स खेले और सारे यही अंपायरिंग, यही सारा सपोर्ट स्टाफ यही था जो हमारा टूर्नामेंट कर रहा था। और आज DPL भी उस लेवल पे पहुंच गया है जहां आपने इंडियन क्रिकेट टीम की बात पूछी, तो वो वहां पे पहुंचना तो एक सपने जैसा ही है, जो मेरा पूरा हुआ है सपना। और उसका कोई मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उसको कैसे बयां करूं। सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जब आप किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। विकास कत्याल ने लगातार क्रिकेट की सेवा की है और जो आपके पास अनुभव आया गोस्वामी गणेश दत्त से, उसका सदुपयोग आपने बतौर डायरेक्टर कैसे किया है? यहाँ भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अगर आप डीडीसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें। नहीं, वो तो मेरे बहुत ज़्यादा उपयोग में आया, जो ये मेरा गोस्वामी गणेश दत्त का एक्सपीरियंस है। और लेकिन डीडीसी में मुझे सबकी सपोर्ट रहती है। हमारे जो प्रधान हैं रोहन जी, वो बहुत ही सबके साथ, बहुत अच्छा उनका नेचर है, सबको साथ लेके चलते हैं। और क्रिकेट के लिए भी उनका जो विजन है, दृष्टिकोण है, वो ऐसा बिल्कुल क्लियर है। उनको किसी से कोई मतलब, उनको सिर्फ क्रिकेट प्रमोट करनी है। उनको नहीं मतलब कि भाई कौन है, किसका है, क्या है, वो बस जो अच्छा खिलाड़ी होगा। और ये DPL उन्हीं की देन है, अगर मैं गलत ना, तो ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का प्लान था। मोस्टली लोग जो हमारे थे, लग रहा था कि शायद करें ना करें, सब डबल माइंडेड थे, बट वो बिल्कुल क्लियर थे और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि इस बार DPL करना है। लास्ट ईयर जो हमारा फर्स्ट DPL था, और उन्हीं की वजह से आज ये जो है DPL आज इस जगह पहुंच गया है कि भाई अब लोग इसको प्लेटफॉर्म मान रहे हैं कि आप जस्ट परफॉर्म एंड गेट योर प्लेस इन द डेली टीम, इन IPL रादर। 14 प्लेयर दिल्ली के IPL में गए हैं पिछले DPL से। आप ये देखो ना, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे DPL 2 स्टार्ट हुआ है। मैं
स्काउट्स आए हुए हैं, प्रज्ञान आए हुए हैं मुंबई इंडियंस के, और भी केकेआर के भी आए हुए हैं, पंजाब के भी आए हुए हैं। तो उन्होंने राइट फ्रॉम द लास्ट टाइम क्या हुआ था, कुछ दिन हो गए थे, उसके बाद स्काउट्स ने आना शुरू किया, उनको लगा कि शायद कुछ मिल जाए। तो 4-6 प्लेयर जो मेरे को याद है, प्रियांश और ये सब मिले थे, बट इस बार तो उन्होंने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यहाँ डेरा डाला हुआ है, और ये अपना एंजॉय भी कर रहे हैं क्रिकेट भी, साथ में अपना प्लेयर्स भी निकाल रहे हैं कि कौन से अच्छे प्लेयर। तो आप देखो ना कि दिल्ली के पास इतना टैलेंट है कि सारे स्काउट्स इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे होकर ये DPL को वॉच कर रहे हैं। हमारी DDC के सचिव से भी बात हुई थी और डायरेक्टर श्याम शर्मा जी से भी। अगर स्थानीय सपोर्ट की बात करें, स्पेक्टेटर जो हैं, कुर्सियां अभी भी खाली हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है DDC के सामने, किस तरीके से लोकल सपोर्ट प्राप्त की जाए, लोगों को आकर्षित किया जाए स्टेडियम में आने के लिए। देखिए, थोड़ा ये हमेशा ना टू स्टार्ट विद, जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है अभी, तो आप एक्सपेक्ट करते तो हैं, बट इतनी जल्दी ना ये डेली मैचेस हैं, इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है। हमने स्कूल्स को भी ऑफर किया, स्कूल्स को हमने इनवाइट भी किया, बच्चों को भेजो, बट कोई रात का मैच है, स्कूल में छुट्टी है, कोई ना कोई इशू, वो स्कूल्स को हमने अपने क्लब्स को बोला, जो हमारे साथ एफिलेटेड क्लब्स हैं, वो भी सेक्रेटरी सारे बेचारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमने उनको भी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स भेजेंगे, आप बच्चों को भेजो। तो अभी स्टार्ट हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ये फर्स्ट हाफ क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे होगा। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि लास्ट के कुछ जो क्वार्टर फाइनल्स और जो आपके प्लेऑफ्स थे उसमें पब्लिक थी, फाइनल में भी यहाँ पे अच्छा खासा स्पेक्टेटर था। चलिए DPL से हटते हैं। इस वर्ष DDC ने महिला लीग भी शुरू की है, एक बहुत अच्छी पहल मानी जा सकती है। देखिए, मैंने फिर दोबारा से, हमारे प्रधान जी वो वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, और उन्होंने इस बार पहले से ही प्लान कर लिया था कि T20 जो वुमेन है वो इस बार हमने स्टार्ट करनी है, और ये शायद, मे बी आई एम रॉन्ग, ऑल ओवर इंडिया में पहली वुमेन लीग हो रही है जो ग्रास रूट लेवल पे हो रही है, और जो क्लब्स के बच्चे खेल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, और वो DPL में भी एडवांटेज हुआ है उनको। हमने एक इनको कैटेगरी दी थी जिसमें जिस बच्चों ने परफॉर्म किया, लड़कियों ने, उस कैटेगरी से फ्रेंचाइजी जो हमारे इस DPL में भी 4 टीम्स हैं, उन्होंने वहाँ से भी पिक किए हैं प्लेयर्स। अच्छा, जैसे हमें पता चला है कि क्लब सेक्रेटरीज की जो मेंबरशिप का इशू है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में सबजुडाइज है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर वो कोर्ट से क्लियर हो जाता है तो क्लब सेक्रेटरीज को भी मेंबरशिप मिल सकती है। एक अच्छी पहल मानी जा सकती है अगर क्रिकेट के सर्वांगीण विकास की बात की जाए। नहीं, इसके लिए भी हमारे प्रधान जी लगे हुए हैं, और सब एपेक्स में बात चल रही है, तो लेट्स सी इसका क्या होता है आगे जाके। देखते हैं इसके बारे में क्या हम बेस्ट कर सकते हैं, और क्या हमारी एपेक्स और प्रधान जी हमारे क्या डिसाइड करते हैं। अभी हाल में DDC ने स्टेट पैनल एग्जाम भी कंडक्ट किया था, और उस एग्जाम में काफ़ी अंपायर्स भी निकल कर के आए हैं, और इस वर्ष एक और खुशखबरी की, दिल्ली का एक अंपायर BCCI पैनल में भी सिलेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अंपायरिंग के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो एक अच्छी डेवलपमेंट की जा सकती है। देखिए, अंपायर्स जो है, ये भी एक काफ़ी अच्छा वन ऑफ द क्रिकेट के लिए, इसमें भी हमें अंपायर्स चाहिए ही होते हैं। और जो हमने इस बार जो एक हमने ये ऑर्गेनाइज करा था, ये एग्ज़ाम जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, उसका हमें एडवांटेज हुआ है, हमें कुछ अंपायर्स मिले हैं, और कुछ हमारे अंपायर्स आगे BCCI लेवल पे भी पहुंच रहे हैं। अभी लास्ट जो आप बता भी रहे हैं, मैं विकास दलाल, उन्होंने भी क्लियर करा एग्जाम, और वो अब BCCI लेवल पे आ गए हैं। तो इस तरह अंपायर्स, तो देखो आप, अंपायर्स भी क्रिकेटर्स की तरह ही हैं, बीच में ग्राउंड में खड़े होकर परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको स्पेस भी, हमारा काम है एग्जाम लिया हमने, कुछ अंपायर्स को ग्राउंड दे दिया। हमारे पास लीग में भी अंपायर्स चाहिए, हमारे को टूर्नामेंट्स में भी, DPL में भी आप देखिए सारे अंपायर्स हमारे BCCI लेवल के और उसके कर रहे हैं। तो ये तो आपको एक स्टेप है जो मिल गया है, अगर आप इसमें परफॉर्म करेंगे, ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे, तो आपको आगे BCCI के मैचेस भी करने को मिलेंगे, इंडिया के मैचेस भी करने को मिलेंगे। अनिल चौधरी के रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा गैप हो गया। अनिल चौधरी ने काफ़ी वर्षों तक BCCI में और ICC में भारतीय परचम लहराया है, तो अब उम्मीद करते हैं कि अनिल चौधरी के बाद कोई ना कोई अंपायर जरूर निकल करके आएगा। लेकिन अनिल चौधरी के योगदान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अनिल भैया हमारे बड़े हैं, और उन्होंने तो जो उनका योगदान है वो भी वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने, मैं छोटा सा होता था, मैं उनको तब से अंपायरिंग करते देखता हूँ, और आप गोस्वामी से अगर मैं उनको लिंक करूँ तो एक टूर्नामेंट था तक उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अंपायरिंग करी थी, सबने अंपायर्स ने किसी बात को लेकर बॉयकॉट कर दिया था, मैं बहुत छोटा होता था, तो अनिल भैया ने सारी अंपायरिंग करी थी। तो उनके लिए वो मेरे बड़े ब्रदर की तरह है, और उनका बहुत योगदान है अंपायरिंग में। उन्होंने पहले दिल्ली को रिप्रेजेंट करा, दिल्ली से फिर वो BCCI गए, BCCI से वो ICC पैनल बने, जो आज एक हमारे लिए गर्व की बात है। अनिल चौधरी तो हमारा एक वो सितारा है जो हम यहाँ कंधे पर लगा के घूमते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब अगर अंपायर किसी टूर्नामेंट का बायकॉट कर दे और अनिल चौधरी जैसा अंपायर मैदान में खड़ा हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसे कहते हैं कमिटमेंट, इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्किल, वो शिद्दत अंपायरिंग करने की, जो अनिल चौधरी ने, जैसा कि विकास ने बताया, वो करके दिखाया। चलिए, अंपायरिंग से अब थोड़ा सा अलग हटते हैं। अगर दिल्ली की क्रिकेट की डेवलपमेंट की बात करें
तो उसके लिए क्या सोचते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मेरी श्याम शर्मा जी से बात हो रही थी। अमूमन मैं कमेंट्री करने के लिए मुंबई जाता हूँ तो वहाँ बीकेसी एकेडमी है, और कलकत्ता जाते हैं, बंगाल जाते हैं तो कल्याणी के अंदर बंगाल क्रिकेट एकेडमी बनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीडीसीए को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। हालांकि उन्होंने हमें बताया था कि डीडीए से बात चल रही है और हम सोच रहे हैं कि डीडीए के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज हैं उसमें एकेडमी खोली जाए। देखिए, बीइंग कैपिटल दिल्ली जो है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी भी यही है, सारा पॉलिटिक्स भी यही है। तो प्रॉब्लम एज सच ऐसी नहीं है कोई रोकता है, बट क्या है कि जैसे ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ग्राउंड्स, आप डीडीए की बात कर रहे हैं, रोहन जी की प्लानिंग है, उन्होंने हमसे डिस्कस किया था कि हर जोन में एक अकेडमी होगी डीडीसीए की, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन। बट क्या है कि ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो आप डीडीए के बगैर, डीडीए में भी ना कई प्रॉब्लम्स हैं। वो टाइमिंग ऐसे देते हैं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ग्राउंड खाली करना है, तो फिर वो अकेडमी का मजा नहीं रहता। वो फिर क्या है कि वो एक्चुअली में डीडीए के मेंबर्स भी हैं, उन्होंने भी, वो अपनी जगह ठीक है डीडीए, क्योंकि उनके मेंबर्स ने वहाँ वॉक करनी है, मॉर्निंग में, शाम को वॉक करनी है, कुछ उनकी गेम्स हैं। तो अब उसको रोक के वो हमें तो नहीं, तो वो भी थोड़ी सी हम डीडीए, हम प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन जी वो भी इस बात में, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनकी आदत है, कप्तानी करते हैं वो टीम की और आगे से ही लड़ते हैं वो अपनी लड़ाई। तो उन्होंने इसकी कोशिश कर रहे हैं कि 4-5 अकेडमी जल्दी से जल्दी हम इसको खोल दें और अपनी क्रिकेट को, अदरवाइज बच्चों को चांस मिले। देखिए, डीपीएल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, हर टीम के 25 की स्क्वाड है, 8 टीमें, 200 बच्चा तो आपके सामने ओपन कैटेगरी में आ ही गया सामने कि 200 बच्चे में जो परफॉर्म कर रहा है जा भी रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हम उनको रोक सकते हैं। अगर वो यहाँ परफॉर्म करेगा, आईपीएल नहीं है, बीसीसीआई के डोमेस्टिक 23 है, रणजी ट्रॉफी है, कहीं ना कहीं तो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा है। बाकी अगर अकेडमीज खुल जाएंगी, नथिंग लाइक इट। ग्राउंड्स की कोशिश कर रही है, उनकी अवेलेबिलिटी की बात चल रही है, क्योंकि वो ग्राउंड भी हमें पूरे साल के लिए चाहिए होगा, और पूरे साल के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई है, ऐसा कुछ पेज है जो नहीं निकल पा रहा, बट उसको कोशिश कर रहे हैं रोहन जी के ये भी सॉर्ट आउट हो जाए। और हमारे साथ रेगुलर इसकी डिस्कशन चल रही है कि मुझे 5 या 6 एकेडमीज खोलनी है दिल्ली में। अभी आपने डीपीएल का बोला, पहले सीजन में 6, इसमें 8, 2 टीमें और ऐड हो गई, और जिस तरीके से डीपीएल सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले वर्षों में 10 और 12 टीमें भी हो सकती हैं, और ये 1 महीने के बजाय 1.5 महीने का लीग पैटर्न बन जाए। देखिए, इसकी जो है ना, एक डीपीएल की हमें विंडो मिलती है बीसीसीआई से कि आपको इन बिटवीन इसी मंथ्स में ये आपको करवाना है। वो एक थोड़ा सा है इशू। अभी 8 टीम्स हैं, अभी देखिए, लेट्स सी इनका क्या रिजल्ट आता है, कैसे चलता है। देखो, ये आज ये 8 टीमों वाला पहला डीपीएल हो रहा है। लास्ट टाइम हमारे पास 6 टीमें थी, इस बार 8 हैं। वुमेन क्रिकेट को हम प्रमोट कर सकते हैं। वुमेन क्रिकेटर जैसे अब हमने अभी 40 समथिंग क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया था T20 वुमेन डीडीसीए लीग में, जो हमारा ऑल ओवर इंडिया में पहला हमारा स्टार्ट है, जो हमने डीडीसीए ने स्टार्ट करा है। तो उसमें भी आप देखो, हर टीम ने 15 से 20 बच्चे दिए थे। इट मीन्स 600-700 लड़कियां थी। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि 4 की जगह 6 टीमें कर दें। ये भी थोड़ा सा चलता रहे, फॉर्मेट एक बार हमारा थोड़ा सा इसमें पकड़ आ जाए हमारी, फिर हम उसको सोचेंगे नेक्स्ट स्टेप कि हमने इसको कब बढ़ाना है, 8 से 10 कब करना है। बताओ डायरेक्टर, आप डीडीसीए की क्रिकेट को अगले 2 से 3 सालों में कहाँ देखते हैं? कितना टैलेंट है, और डीडीसीए की टीम किस तरीके से बीसीसीआई के विभिन्न आयु वर्ग टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? देखिए, उसमें जो आप डिफरेंट एज ग्रुप्स की जो क्रिकेट होती है, वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। वो भी हर स्टेट अच्छे से, क्रिकेट स्पोर्ट्स ही ऐसी हो गई है कि इतनी कॉम्पिटिटिव है, हर जगह, हर स्टेट में बच्चा आ रहा है, बच्चे ज़्यादा हैं, जगह कम है। तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। बट ये है कि हमारी अब टीम परफॉर्म कर रही है। पिछली बार में सैयद मुश्ताक सेमीफाइनल खेला था, और हालांकि रणजी ट्रॉफी में हम वीक रह गए, और हमारी बाकी टीम्स ने भी 1-2 टीम्स क्वालिफाई करी थी नॉकआउट के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल टीम हो। देखो, हार जीत एक गेम है, हम एक हद तक टीम बढ़िया दे सकते हैं, सपोर्ट स्टाफ बढ़िया, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं हम, जो भी हम दे सकते हैं हम बेस्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे प्रधान जी इसमें कहीं पीछे नहीं हटते। जो भी, अगर कोई बच्चा कह देता है, अभी पीछे लड़कियों के पास स्पाइक्स नहीं थे, तो उन्होंने सबको बच्चों को स्पाइक्स ही बंटवा दिए गए, भाई सबको देंगे स्पाइक्स। तो जितनी फैसिलिटीज हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। बट अभी ये है कि ये तो बच्चों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना, थोड़ा ये सब बातें चलती रहेंगी कि ये नहीं आया, वो नहीं। भाई जो नहीं आएगा वो परेशान रहेगा, और जो आएगा उसको परफॉर्म करना है। वो परफॉर्म नहीं करेगा तो अपनी जगह नहीं बना पाएगा। ऑब्वियस है कि उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। क्रिकेट में अब बहुत कॉम्पिटिटिव है, बेंच स्ट्रेंथ, बहुत हर चीज़ देखनी पड़ती है, और इसीलिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आगे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे डीडीसी। अभी हाल में भारतीय टीम ने क्या शानदार प्रदर्शन किया है। मुझे सौभाग्य मिला 2 टेस्ट मैचेस में कमेंट्री करने का और कुछ चैनल्स के लिए शो करने का, और बड़ा गर्व महसूस हुआ जिस तरीके से भारतीय टीम इंग्लैंड में लड़ी। और खासतौर से गौतम गंभीर ने जो ओवल टेस्ट से पहले ग्राउंड्समैन को जो सबक सिखाया ना, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, डिप्लोमेटिक चुप्पी से बेहतर है दृढ़ता के साथ अपनी बात कहना।
तो गौतम गंभीर भी क्या करैक्टर है, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी बात कही और भारतीय टीम ने क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया। कैसे देखते हैं इस सब सिनेरियो को, इस सब विषय को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बीसीसीआई जो भी डिसीजन जो सेलेक्टर्स होते हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल टीम देते हैं। उन्होंने बेस्ट पॉसिबल टीम दी सेलेक्टर्स ने। गौतम भाई कोच को जो रिसोर्सेज मिले थे उन्होंने उसी से ही रिजल्ट निकाल के दिया। जब टीम जा रही थी तो हमारे दो लेजेंड्स एकदम रिटायर हो गए थे, रोहित भाई और विराट भाई, लेकिन सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑल ओवर कि भाई रिजल्ट अभी, क्योंकि टीम बन रही है, टू स्टार्ट विद है, बिगिनिंग है टीम की, तो सब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्या सीरीज का रिजल्ट। सब लोग यही कह रहे थे 5-0 4-0 एक ड्रॉ। बट ये 2-all की जो सीरीज रही, ये गौतम भाई का जो विश्वास, जो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि क्रिकेट इज अ टीम गेम नॉट अ इंडिविजुअल गेम, वो उन्होंने प्रूव करी। और हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमने वो सीरीज इंग्लैंड के घर पे जाके और उसको 2-all पे रोका। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि जो हमने टेस्ट ड्रॉ कराया, जो 5 सेशन खेले, वो भी एक हमारी जीत है। और एक टेस्ट जो हम जीता हुआ था वो हम हार गए, जो थर्ड टेस्ट है। तो इसीलिए ये हमारी जीत है ओवरऑल। और जो हमारी टीम है, शुभमन गिल ने बिल्कुल फ्रंट से लीड करा टीम को। उसने दिखाया कि कैसे कप्तान अगर चाहता है तो अगर फ्रंट से लीड करेगा। 700 समथिंग रन बनाए उसने। और सीरीज में कभी भी वो कंफ्यूज या कभी ऐसे नहीं लगे कि भाई मैंने टीम को हाथ से छोड़ दिया। चाहे हारे चाहे जीते, दैट इज पार्ट ऑफ गेम। बट उन्होंने जैसे खेला, भिड़ के खेली वो उन्होंने। और जो गौतम भाई का उनको सपोर्ट रहा, बिल्कुल फ्री हैंड रहा। क्योंकि क्या होता है कि हार भी कोच के सर जाती है और जीत भी। तो जीत में कोच का इतना रोल नहीं दिखाया जाता, जीत में फिर वो कप्तान और टीम। बट क्या है, गौतम भाई की हमेशा यही व्यूज रहे हैं। जब भी आप देखोगे उनका एक व्यू है कि दिस क्रिकेट इज अ टीम गेम नॉट एन इंडिविजुअल गेम। किसी एक की पर्सनल गेम नहीं है, सारी टीम परफॉर्म करेगी। और आज उन्होंने ये प्रूव करा है, जो 2-all जो उन्होंने सीरीज करी है, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। देखो उनका काम है स्ट्रैटेजी बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना अंदर 11 प्लेयरों का काम है। कई चीजें मैं यहाँ पे, बहुत चीजें हैं वो इंग्लैंड की सीरीज तो जो है वो तो बड़ा गर्व महसूस कराती है, हमारा सीना चौड़ा कर देती है। और जो बदतमीजी वहां पर जो पिच क्यूरेटर ने करी उनके साथ, तो अगर इंग्लैंड के साथ यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी ऐसा पिच क्यूरेटर नहीं होगा जो किसी विजिटिंग टीम के साथ ऐसी बदतमीजी करे। और उसने जो करी या उससे करवाई गई है जो भी है, मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं भी सीट पे बैठा हूँ। बट वो है कि वो बहुत गलत था और उसका मैं खंडन करता हूँ। और गौतम भाई ने उसको बड़ा अच्छे से हैंडल करके और उसको जैसे जवाब देना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही जवाब दिया। बाकी गौतम भाई जो हैं वो अलग लेवल के कोच हैं, जो उन्होंने करके दिखाया 2-all। और अभी सीरीज हारे थे हम घर पे, और इंग्लैंड जब टीम जा रही तो सब जने कहते 5-0 4-0 ये होगा। बट वो 2-all हमारे लिए बहुत बड़ी विन है, बहुत बड़ी विन है। गौतम गंभीर की एक खासियत है, वो पवेलियन में बैठ के ताली बजाने वाले कोच नहीं है, वो जरूरत पड़ने पे खिलाड़ियों के लिए मैदान में भिड़ने वाले कोच हैं। वो उनका हमेशा यही रहता है कि वो ना करके परफॉर्म करके दिखाओ। जैसे अगर वो क्रिकेट भी खेलते थे तो मेरे को याद है वो कहते थे बोलने से नहीं मैं रन बनाऊंगा, मैं बैट से ही रन बनाऊंगा, बैट से रन बना के ही दिखाऊंगा कि मैं रन बना सकता हूँ। तो वो सोच उनकी हमेशा वैसी रही है। वो परफॉर्म और अपना जो बेस्ट पॉसिबल जो होता है, देखिए आप कुछ तो होगा उनमें, केकेआर को की वापसी करी, केकेआर चैंपियन बना, फिर केकेआर डाउन हो गया। आज लास्ट आईपीएल में मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट पोजीशन पे हैं। पहले 2007 में वर्ल्ड कप जितवाया, अब अनसंग हीरो रह गए। चाहे वो बैटिंग उन्होंने सबसे वो ज़्यादा रन बनाए, 2011 के वर्ल्ड कप में 97 बनाए, वो भी हाईएस्ट थे, उससे हाईएस्ट किसी ने। लेकिन खैर युवराज ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी वो, लेकिन टीम गेम है। मैं वही उन्हीं की बात है कि वो टीम गेम है। तो ऐसे कुछ तो है कि भाई वो जब होते हैं तो एक हमें जो आईसीसी ट्रॉफी का जो हम वो आज वो मतलब कहीं ना कहीं हमें उसके लिए गर्व महसूस करवाते हैं। 2 फाइनल में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, T20 के फाइनल में और 2011 के विश्व कप। यस, चलिए अब भारतीय टीम ने एशिया कप में भाग लेना है और भारतीय टीम को कैसे शुभकामना देना चाहेंगे? मेरा यही है कि अब एशिया कप की बारी है और हमारी टीम 100% जीत कर आएगी एशिया कप। और टीम हमारी बहुत अच्छी खेल रही है, हमारे सारे फॉर्मेट्स की टीम। टेस्ट मैच की जो लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था, लोग कह रहे थे कि वीक है, वो टीम ने भी परफॉर्म, और उन्होंने कह दिया कि किसी प्लेयर की कमी नहीं है। अगर बुमराह नहीं है तो सिराज है हमारे पास, ये नहीं है तो आकाशदीप है हमारे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का ना, आप टीम गेम है। अगर प्लेइंग 11 आपकी एकजुट बन के खेलेगी तो किसी भी टीम को हम हरा सकते हैं। हमारे से बड़ी ना, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ हमारे से बड़ी किसी के पास नहीं है। हमारे पास तीनों फॉर्मेट की अलग अलग बेस्ट टीम्स हैं, तो इसीलिए वो हम कहीं पे भी नहीं हारते। और एशिया कप 100% हम जीत के लाएं। और मेरी तरफ से सारी टीम को, उनके कोच को ऑल द बेस्ट कि 100% हमारे लिए एशिया कप जीत के लाएं।
चलिए, क्या खबर दी है, क्या शुभकामनाएं दी हैं विकास कत्याल ने, और हमारी भी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ कि एशिया कप इस वर्ष फिर से भारतीय टीम जीते। फिलहाल यहाँ से इतना ही।